हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होमग्रोन पीसीएस में। कंप्यूटर साइंस की ये तीसरी प्रैक्टिस सेट है और इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुल 10 प्रश्न और 10 प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ख़ास तरीके से आने वाली जो डीएसएसबी बोर्ड की पीजीटी और टीजीटी की परीक्षा है उसके लिए उपयोगी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप यदि इन प्रश्नों को यदि सॉल्व करेंगे तो आने वाले परीक्षा में आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मेन रीजन फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, टू अचीव फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड। दूसरा ऑप्शन है आपको टू रिमूव डेटा एनोमलीज, जिसमें इंसर्शन एनोमलीज है, अपडेट एनोमलीज है, डिलीट एनोमलीज है, इससे हम लोग रिमूव करते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट है। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है आपका टू सेव स्पेस ऑन द डिस्क। ये तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। इस तरीके से पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है 2 और 3 आपको मिलेगा ऑप्शन डी में। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको हम लोग फटाफट से। एक टेबल है, मान लीजिए कि एक टेबल है आपको, यहाँ पे एक टेबल है आपको ए, और इस टेबल के अंदर सपोज करिए कि यहाँ पे आपको 2 इसमें एट्रीब्यूट यहाँ पे दिया हुआ है, एक रोल है और एक यहाँ पे आपको दिया हुआ है नेम। अब ये रोल और नेम का जो करस्पॉन्डेंट डेटा है एक दूसरे टेबल के अंदर है और वो टेबल के अंदर एक कॉमन फील्ड है रोल, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है रोल और एड्रेस। एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे रोल और एड्रेस है। ये रोल यहाँ पे है आपका प्राइमरी की और ये आपका है ये फॉरेन की, एफके और पीके। ये आपका इस दोनों के माध्यम से ये दोनों टेबल एक दूसरे से कनेक्ट हो गई, फॉरेन की और प्राइमरी की और फॉरेन की के माध्यम से। इसमें मान लीजिए कि रोल नंबर 1 इंसर्ट है, 2 इंसर्ट है और 3 इंसर्ट है। यहाँ पे कुछ नाम इंसर्ट किया हुआ है ए, और यहाँ पे है कुछ बी और सी। अब यदि इंसर्शन एनोमलीज की बात यदि की जाए तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 रोल है, 1, 2 और 3। यदि आप यहाँ चाह रहे हैं कि हम 1 इंसर्ट कर दे, 2 इंसर्ट कर दे और 2 के बाद 4 इंसर्ट कर दे, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ये इंसर्शन एनोमलीज की कैटेगरी में आती है। आप जब भी इंसर्ट करेंगे तो 1, 2 और 3 ही कर पाएंगे। 1, 2 कर सकते हैं, 3 नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ एग्जिस्ट करता है वही चीज़ आपको यहाँ पे एग्जिस्ट होना चाहिए। ये कांस्टेंट है, ये आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। उसी तरीके से जो अपडेट एनोमलीज है, यदि मान लीजिए कि आप यहाँ पे 1, 2, 3 रोल नंबर ए बी सी नाम का करस्पॉन्डेंट डेटा 1, 2 और 3 यहाँ पे इंसर्ट किए हुए हैं और यहाँ पे उसका एड्रेस है। यदि आप चाहते हैं कि ये जो 2 रोल नंबर है इसको अपडेट करके इसको हम 5 कर दें, ऐसा भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि 5 जो है प्राइमरी जो टेबल है, प्राइमरी या पेरेंट टेबल, उसके अंदर 5 रोल नंबर कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस तरीके से आप इसमें ऐसा अपडेट नहीं कर सकते, इसको हम लोग बोलते हैं अपडेट एनोमलीज। उसी तरीके से जो डिलीशन की ऑप्शन है, डिलीशन के ऑप्शन के लिए यहाँ पे है कि यदि जो प्राइमरी टेबल है ए, उसका जो रिलेशन है वो आपको है बी टेबल के साथ, और इसमें आप यदि चाहें कि रोल नंबर 1 को यहाँ से डिलीट कर दे तो ये डिलीशन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका करस्पॉन्डेंट डेटा यहाँ टेबल बी के अंदर है। तो सबसे पहले आपको टेबल बी में रोल 1 को डिलीट करना होगा और फिर आप ए टेबल के अंदर रोल 1 को आप डिलीट कर पाएंगे। तो इस तरीके जो एनोमलीज है उसको हम लोग बोलते हैं डिलीट एनोमलीज। और जो स्पेस सेविंग की बात है, जैसा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आप देखेंगे कि जो कॉलम रिपीटेड होता है उसमें नंबर ऑफ रोज जो है सेम इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट होता है। इस तरीके से ये 2 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी।
बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, ए थ्रेड इज ऑल्सो कॉल्ड, थ्रेड जो है थ्रेड का एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं ए लाइट वेट प्रोसेस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है जिसमें लिखा है, कॉपी ए प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेस इज कॉल्ड। कौन सी प्रोसेस इसमें होगी? तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि होता ये क्या है। ये है, मान लो कि आपका रैम है, रैम के अंदर एक प्रोसेस है ए, और इसको सीपीयू अभी एग्जीक्यूट कर रहा है। यदि मान लें कि ए प्रोसेस इनपुट की यदि रिक्वेस्ट करती है, तो इस समय में हमारा सीपीयू जो है खाली नहीं बैठ सकता। ये दूसरे प्रोसेस को यहाँ पे ब्रिंग करना चाहेगा, इसमें लाना चाहेगा और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करना चाहेगा। तो जैसे ही ए रिक्वेस्ट करता है इनपुट का, तो सीपीयू जो है इसको क्या करेगा, ए की जो स्टेटस है उसको पीसीबी के अंदर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक डेटा स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर उसको सेव कर देगा, और दूसरा कोई प्रोसेस जो है वो इसके अंदर इंटर करेगा और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही ए का इनपुट का जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट होगा, तो सीपीयू फिर उसको पीसीबी से वापस इस मेमोरी के अंदर लाके एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्वैपिंग। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चौथा प्रश्न है, व्हेन ए सबरूटीन इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द कॉल इंस्ट्रक्शन स्टोर इन ऑन द डैश। इसमें आपको समझना है कि यदि सपोज करिए कि आपने एक सी का प्रोग्राम डेवलप किया है जिसमें एक फंक्शन है ए, और ए के अंदर आप कुछ लाइंस आप टाइप किए हैं, और ये दूसरी एक फंक्शन है बी, और उसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस कुछ लाइंस है जो लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, और तीसरा आपका इसके अंदर मेन फंक्शन है जो इस दोनों फंक्शन को वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे यदि आप इसको कॉल करते हैं, ए को यहाँ पे कॉल किया और फिर बी को यहाँ पे कॉल करते हैं, तो आप देखते हैं कि प्रोग्राम जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है सी का प्रोग्राम, और जैसे ही ए इस लाइन को ये रीड करेगा तो जो प्रोग्राम काउंटर है वो जस्ट जंप करेगा यहाँ पे और ए को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही ए यहाँ पे टर्मिनेट हुआ तो फिर वो बाउंस बैक करके मेन फंक्शन के अंदर आएगा और बी को कॉल करने का कोशिश करेगा। जैसे ही बी इस लाइन को पढ़ेगा, इसको रीड करेगा, कि फिर जो बी का डेफिनेशन है उस सेक्शन में जाके उसके स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पूछ ये रहा है कि ये ए जब कॉल हुआ तो यहाँ पे इस जगह पे ये कैसे यहाँ से रीडिंग स्टार्ट कर दी, फिर वापस जब वो टर्मिनेट हुआ तो फिर ये बी के पास से रीडिंग कैसे स्टार्ट कर दी। उसी तरीके से जब बी जब कॉल हुआ तो फिर ये यहाँ पे कैसे आ गया। ये जो एड्रेस है ये एड्रेस कहाँ पे स्टोर होती है ये यहाँ पे पूछा गया है। तो चौथे प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, ये स्टैक के अंदर स्टोर होता है। और स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक ही एंड से इंसर्शन और डिलीशन इसके अंदर होती है और उसको हम लोग बोलते हैं टॉप। जैसे एक यहाँ पे इंसर्ट हुआ तो टॉप की वैल्यू यहाँ पे हो गई 0, यहाँ पे हो जाएगा। यदि यहाँ इंसर्ट हुआ तो यहाँ होगा 1, यहाँ पे इंसर्ट हो गया तो ये हो गया 3। ये टॉप की वैल्यू जो है जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी वैल्यू इंसर्ट होती जाएगी और टॉप की वैल्यू माइनस होगी। इसका मतलब है कि आप उसके वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं या फिर पॉप कर रहे हैं उसको। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न में एक प्रोग्राम का यहाँ पे फ्रेगमेंट है और उसमें समझना ये है कि इस चारों में से कौन सा स्टेटमेंट इस प्रोग्राम को सही तरीके से डिफाइन कर रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे करते क्या है कि जो मेन मेरा वैल्यू है, क्योंकि पूछ रहा है यहाँ पे x और y, x इंटू वाई या x प्लस वाई, ये x और y की वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले हम लोग। तो हम लोग छोटा सा वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू मान लीजिए कि यहाँ पे डाल देते हैं 2 और y की वैल्यू जो है ये एज्यूम कर लेते हैं 3।
अब यहाँ पे एक कंडीशन है जिसमें चेक किया जा रहा है कि y लेस देन 0। तो अब y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया है 3। तो ये स्टेटमेंट जो है इस तरीके से हो जाएगा 3 लेस देन 0। 3 लेस देन 0 ये फॉल्स है, तो ये जो लाइन है ये स्किप हो जाएगा। ये लाइन आपको हमारा जो कंपाइलर है वो रीड इसको नहीं करेगा और जंप करके आ जाएगा यहाँ पे। तो z की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0। z की वैल्यू 0 हो गई। उसके बाद एक while लूप है, यहाँ पे चेक है। अब चेक में है कि y ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू हमने पुट किया यहाँ पे 3। तो 3 ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। फर्स्ट टाइम कंडीशन ट्रू हो गई। तो जो एग्जीक्यूशन है उस एग्जीक्यूशन में क्या हो रहा है ये ध्यान से देखिए। यहाँ पे z इक्वल टू जेड प्लस एक्स, z की वैल्यू यहाँ पे हमने z 0 पुट किया था, तो z इक्वल टू 0 प्लस और यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है x, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट किया था 2। तो फाइनल वैल्यू इसका z का हो जाएगा यहाँ पे 2। फिर यहाँ पे y की वैल्यू जो है एक माइनस हो रही है और y की वैल्यू हमने पुट किया था 3। तो y की वैल्यू इस स्टेटमेंट के बाद हो जाएगा आपको 2, y इक्वल टू हो जाएगा 2। अगेन कंडीशन चेक होगा और उसमें दिखाएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन भी यहाँ पे ट्रू है। अगेन z इक्वल टू जेड प्लस एक्स एग्जीक्यूट करेगा, तो z का जो करंट वैल्यू है वो 2 है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और x की जो करंट वैल्यू है 2 ही है, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4। अगेन y की वैल्यू यहाँ पे माइनस होगी और माइनस होने के बाद y का वैल्यू हो जाएगा 1। कंडीशन यहाँ पे चेक होगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ये यहाँ पे ट्रू है। यदि ये ट्रू है तो फिर से ये लाइन एग्जीक्यूट होगा और z इक्वल टू z की अभी करंट वैल्यू है 4 और x की वैल्यू है 2, इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा ये 6। y की वैल्यू फिर एक बार फिर से माइनस होगी और हो जाएगा ये 0, और इसके बाद टेस्ट कंडीशन में आप देखेंगे कि होगा 0 ग्रेटर देन 0, ये यहाँ पे हो जाएगा कंडीशन फॉल्स, यहाँ पे हो जाएगी लूप की टर्मिनेशन। तो लास्ट में जो रिजल्ट मिला हमको मिला क्या 6, मतलब x गुना y। x गुना y कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है ए कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट इज यूज्ड when it is desired to send data from two or more source through a single transmission line। मतलब मल्टीपल चैनल्स है और मल्टीपल चैनल्स से जो डेटा है वो आपको एक चैनल के ऊपर ये कंबाइंड हो जाए और कंबाइंड सिग्नल जो है इस चैनल से आगे की तरफ कैरी हो, और इस प्रोसेस को या इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावा। गार्बेज कलेक्शन का मतलब है कि जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है और वो जो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है वो किस तरीके से वो क्लीन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा सी के अंदर या फिर C++ के अंदर ये स्पेशल ऑपरेटर्स आपको या फंक्शन मिलता है। सी के अंदर आपको मेमोरी रन टाइम मेमोरी एलोकेशन के लिए एक फंक्शन मिलती है आपको मेलॉक फंक्शन, और जो एलोकेटेड मेमोरी है उसको फ्री करने के लिए जब उसकी ज़रूरत नहीं होगा तो उसमें एक फ्री नाम की एक फंक्शन आती है जो एलोकेटेड मेमोरी को फ्री करता है, जो अननेसेसरी वहाँ पे ऑक्यूपाइड किए हुए स्पेस को। उसी तरीके से C++ में आप देखेंगे कि इसमें एक न्यू ऑपरेटर है और एक डिलीट ऑपरेटर होगा जिसके माध्यम से रन टाइम मेमोरी की एलोकेशन और डी एलोकेशन हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये हमको मैन्युअली करना पड़ता है, जबकि जावा के अंदर ये ऑटोमेटिक होता है। ये तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो जावा वर्चुअल मशीन JVM चेक द आउटपुट ऑफ एनी जावा प्रोग्राम एंड डिलीट एनीथिंग दैट गोज नॉट मेक सेंस। ये ऑटोमेटिक डिलीट जावा प्रोग्राम तो ऐसा कर नहीं सकता, हमारे जो लिखे हुए स्टेटमेंट को डिलीट नहीं कर सकता वो। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है। दूसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम पीरियडिकली डिलीट ऑल द जावा फाइल अवेलेबल ऑन द सिस्टम। ये ऑप्शन भी गलत है।
ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कोई कमांड नहीं है जो ऑटोमेटिक जावा फाइल को डिलीट कर देगा उसको आइडेंटिफाई करने के बाद। तीसरा ऑप्शन है एनी जावा पैकेज इंपोर्टेड इन द प्रोग्राम एंड नॉट बीइंग यूज्ड इज ऑटोमेटिकली डिलीटेड। इंपोर्ट करने के बाद जो भी जावा प्रोग्राम है वो यूज में नहीं भी है फिर भी वो आपको उसमें आपको शामिल रहेगा प्रोग्राम के अंदर, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं है। हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसको फ्री करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्हेन ऑल रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट किया है या आपने क्रिएट किया है और उसका कोई यूज अब नहीं बचा तो मेमोरी से वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन जो जावा सपोर्ट करता है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ DTD दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंटेंट इन एन XHTML डॉक्यूमेंट। इसका पूरा नाम है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न में है, ए रजिस्टर in a microprocessor that keep track of the answer or the result of any arithmetic or logical operation is, इसमें आपको बताना है कौन सी रजिस्टर है जो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन की जो रिजल्ट है उसको स्टोर करके रखता है। तो जो 9वें प्रश्न है, 9वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के अंदर जो प्रोसेसर प्रोसेस करता है तो उसकी जो इंटरनल रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होगी और फिर उसके बाद मेमोरी के अंदर वो ट्रांसफर होगी वो। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ और ये इस 10वां प्रश्न है, इफ द टाइम क्वांटम साइज इज 2 यूनिट। तो टाइम क्वांटम आपको दिया हुआ है 2 यूनिट ऑफ टाइम, 2 यूनिट ऑफ टाइम है आपको टाइम क्वांटम। और ध्यान रखना है कि एक ही इसके अंदर जॉब है और उस जॉब को एग्जीक्यूट होने में टोटल 14 टाइम यूनिट की रिक्वायरमेंट है। तो पूछा जा रहा है कि यदि राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का आप यूज़ करते हैं तो कितनी बार कॉन्टेस्ट स्विचिंग इसके अंदर होगा। यदि एक ही जॉब है रेडी क्यू के अंदर तो इसको सॉल्व करने का ट्रिक ये है कि आप जो प्रोसेसर आपका एग्जीक्यूट होने वाला है रेडी क्यू में है उसकी जो टोटल टाइम यूनिट रिक्वायर्ड है उसको एग्जीक्यूट होने में उसमें आप क्वांटम टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए और 1 माइनस कर दीजिए यहाँ पे। तो इसको कट करिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 7 और 7 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1 इक्वल टू 6, इसका 6 इसका राइट आंसर होगा। यदि आप इसको डिजाइन से बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाइए। ये एक बार में ये जो प्रोसेस है वो 2 यूनिट टाइम तक एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, 2 यूनिट टाइम तक ये एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट होने के बाद जब 2 यूनिट टाइम एग्जीक्यूट हो गया तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस की जो करंट स्टेट है उसको पीसीबी के अंदर प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड जो एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे प्रोसेस को सेव कर देती है जो किसी कारणवश वो दूसरे रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए चला गया हो या फिर जो उसका टाइम क्वांटम हो ख़त्म हो गया हो जो एक बार अलाउड है तो उसको जाकर पीसीबी के अंदर वो सेव कर देता है। तो एक बार में यहाँ पे ये 0 से 2 टाइम तक एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद इसकी कॉन्टेस्ट स्विचिंग हो गई, फिर 2 से स्टार्ट होके ये चलेगा कितना तक 4 तक। 4 के बाद फिर ये कॉन्टेस्ट स्विचिंग हो जाएगा, मतलब जो प्रोसेस है उसकी करंट स्टेटस जो है वो पीसीबी के अंदर या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर जाके वो स्टोर हो जाएगी। फिर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी 4 से लेकर 6 तक के लिए, फिर 6 से स्टार्ट होगा और वो चलेगा फिर आपको 8 तक। हर बार 2 टाइम यूनिट एग्जीक्यूट होगा और वो कॉन्टेस्ट स्विच हो जाएगा। फिर 8 से हो जाएगा आपको 10 तक और 10 से हो जाएगा फिर ये आपको 12 तक और 12 से हो जाएगा आपको फिर ये 14 तक। तो बीच का जो लाइन है आप उसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे तो कॉन्टेस्ट स्विचिंग होगा नहीं क्योंकि पहली बार एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये फिनिश हो जा रहा है, इसलिए लास्ट वाला और पहले वाला लाइन को आपको काउंट नहीं करना है। इस तरीके से ये आपको 6 बार कॉन्टेस्ट स्विचिंग होने के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा।
यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएंगे। यदि पसंद आएंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक देते रहें। जय हिंद, जय भारत।